हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स के हमारे एक न्यू लेक्चर में, जिसमें हम समझेंगे एक बहुत ही हाईलाइटेड टॉपिक को, डेट इज कोल्ड वेव। आप सभी ने सुना होगा कि उत्तर भारत में इस साल ठंड बहुत ज्यादा है। ऐसे में कोल्ड वेव क्या होती है, कैसे इसकी कंडीशन बनती है, इसके इम्पैक्ट क्या होते हैं, इन सभी चीजों को हम जानने की कोशिश करेंगे। अब मैं आपको कुछ उदाहरण बता देता हूं जो कोल्ड वेव की गंभीर स्थिति को दर्शाते हैं। जैसे आप लोगों ने अगर न्यूज में देखा होगा तो कुछ टाइम पहले, लगभग एक दो दिन पहले ही राजस्थान से ऐसी न्यूज आई थी कि वहां पर स्नो देखी गई है, पेड़ों पर स्नो जमी हुई है, बर्फ जमी हुई है वहां पे। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जो महसूस की जा रही हैं ठंड की वजह से। जैसे कानपुर में आप देखेंगे तो वहां बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई है हार्ट अटैक की वजह से, और ये हार्ट अटैक कोल्ड वेव की वजह से ही बढ़ रहे हैं। तो काफी सीरियस इंपैक्ट है कोल्ड वेव के। इसके अलावा यदि आप माइग्रेशन के पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करें तो हिमालय की बहुत सारी स्पीसीज ज्यादा ठंड होने की वजह से माइग्रेट करके मैदानी क्षेत्रों में आ रही हैं, और इसके एग्जाम्पल हैं, एक वल्चर है जो आपको कानपुर में देखने को मिला था और ये उड़कर आया था हिमालय से। उसके अलावा एक हिमालयन आउल है, ये भी उड़कर आ गया था ठंड की वजह से आपके उत्तर प्रदेश के कानपुर में। तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। तो हमें ये समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आखिर कोल्ड वेव है क्या और क्यों ये इतनी ज्यादा भारत में परेशान कर रही है। ठीक है, तो शुरू करते हैं लेक्चर को एक छोटी सी इंफॉर्मेशन के साथ। यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 काफी ज्यादा पास है। ऐसे में एस्पिरेंट को ये चाहिए कि वो अब टेस्ट सीरीज लगाना शुरू करें, और ओनली आईएएस आपकी इस नीड को पूरा करने के लिए बहुत ही कम प्राइस में एक टेस्ट सीरीज लेकर आया है, जहां पर ऑनलाइन आपको इसके प्राइस 2,000 रुपए मिल जाते हैं और ऑफलाइन इसके 4,000 रुपए प्राइस रखे गए हैं। इसमें आपके टोटल 34 टेस्ट होंगे, जिसमें 7 टेस्ट सीसेट के भी रखे गए हैं। हम आपको इस टेस्ट सीरीज में एक अप्रोच एंड मेंटोरशिप सेशन प्रोवाइड करते हैं, जिसका ऑब्जेक्टिव होता है आपको गाइड करना कि आप किसी टॉपिक को किस प्रकार पढ़ेंगे। इसमें आपका मल्टीपल रिवीजन हमने कराने पर फोकस रखा है। यदि आप हमारे शेड्यूल को अच्छे तरीके से फोकस करेंगे, उसको स्टिक करेंगे, उसको टारगेट को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, तो ऐसे में आप प्रीलिम से पहले पहले अपने सिलेबस को 2 से 3 बार आसानी से रिवाइज कर पाएंगे, और ये आपके एग्जाम में मार्क्स गेन करने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अब अगला जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी टेस्ट सीरीज का, वो है करंट अफेयर्स। आप जानते हैं बहुत चैलेंजिंग टास्क होता है करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना, तो हमने आपके लिए पिछले 1.5 साल का करंट अफेयर्स जो है इसमें इंक्लूड कर दिया है। आप अगर बेटर ग्रिप बनाना चाहते हैं करंट अफेयर्स पर तो भी इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। ये स्टार्ट हो रही है 15 जनवरी 2023 से, और ये हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही मीडियम के एस्पिरेंट के लिए रहेगी। तो आपको यहाँ कोई परेशानी इसमें नहीं होगी लैंग्वेज को लेकर। यदि फर्दर अगर आपको कोई डाउट है, इस टेस्ट सीरीज के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर, और आप हमें मेल भी ड्रॉप कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं लेक्चर पर और समझते हैं आखिर ये कोल्ड वेव क्या है और ये प्रॉब्लम इंडिया में बढ़ क्यों रही है। रिसेंटली इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये घोषणा की है कि उत्तर भारत में कोल्ड वेव के बढ़ने की संभावना है, जिसकी वजह से उत्तर भारत का तापमान बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, और यही हम एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं। जैसे मैंने कुछ चीजें बताई आपको। अच्छा, पहले तो आप ये समझिए कि कोल्ड वेव होता क्या है। तो कोल्ड वेव एक ऐसी कंडीशन है जहां पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, और ये इतना लो हो जाता है कि ह्यूमन बॉडी इसको सही तरीके से सहन नहीं कर पाती है। और इसीलिए हम देख पा रहे हैं कि कानपुर में 98 लोग ऐसे हैं जो अपनी जान गंवा चुके हैं हार्ट अटैक की वजह से, और इस हार्ट अटैक के लिए रेस्पॉन्सिबल थी कोल्ड वेव। इसके अलावा 723 ऐसे पेशेंट हैं जो कार्डियक अरेस्ट हुआ है, जिनको है ना, तो हार्ट संबंधी इनको समस्या हो गई है, तो वो इमरजेंसी में अभी उनको रखा गया है। तो ये प्रॉब्लम्स कोल्ड वेव की वजह से आ रही हैं। उसके अलावा माइग्रेशन की हमने बात कर ली, हिमालयन ग्रिफन वल्चर आपको देखने को मिला, एक आउल देखने को मिला। तो ये सारी चीज़ें आखिर हो क्यों रही हैं, इसको समझिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोल्ड वेव किस कंडीशन को कहते हैं, कब एक वेव कोल्ड वेव कहलाएगी। इस कंडीशन को आप पहले समझने की कोशिश करिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैदानी क्षेत्रों की। तो देखिए आईएमडी ने क्या बताया है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने यह बताया है कि कभी भी यदि मैदानी क्षेत्र में तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे नीचे हो जाए तो इसको हम कोल्ड वेव के लिए एलिजिबल मानते हैं। ठीक है, तो प्लेन में यदि आपका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे नीचे बना रहता है और कम से कम 2 डेज तक ये ऐसा बना रहना चाहिए, तो हम कहेंगे कि प्लेन में कोल्ड वेव की स्थिति उपस्थित है। दूसरी क्वालिफिकेशन ये है कि प्लेन का जो मिनिमम टेम्परेचर है
उस टेम्परेचर से अगर 4.5 डिग्री या फिर 6.4 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाए तो इसको भी हम कोल्ड वेव की स्थिति मानते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए, कानपुर का एग्जांपल ले लीजिए। यदि मान लीजिए कानपुर का जो नॉर्मल टेम्परेचर है, एक एवरेज टेम्परेचर हम ले लेते हैं कि एवरेज टेम्परेचर, एवरेज मिनिमम टेम्परेचर यदि वहां का 10 है, ठीक है, तो 10 में से अब आप यदि 4.5 डिग्री सेल्सियस इसको कम कर दें तो ये लगभग 5.5 डिग्री सेल्सियस आपका आ जाता है। तो अब यदि तापमान जो आपका नॉर्मल मिनिमम टेम्परेचर है उससे 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो गया है या फिर 6.4 डिग्री सेल्सियस कम हो गया है, तो इस चीज को हम कहेंगे कि यहां कोल्ड वेव की उपस्थिति है। आई होप कि आपको यह चीज समझ में आई। लेकिन हिली रीजन्स की बात करें तो यहां कंडीशन चेंज हो जाती है। कंडीशन क्या है? हिल्स में आपका जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए या फिर उससे कम बना रहना चाहिए और कम से कम 2 दिन तक ऐसी उपस्थिति होनी चाहिए। और इसमें भी कंडीशन वही है। मान लीजिए किसी क्षेत्र का मिनिमम एवरेज टेम्परेचर जो है मान लीजिए 0 है, ठीक है, अब इसमें से आप -4.5 डिग्री सेल्सियस और ज्यादा कम कर दीजिए या -6.4 डिग्री सेल्सियस कम कर दीजिए, जो आपका मिनिमम टेम्परेचर आएगा वो माइनस में पहुंच जाएगा, ठीक है, माइनस के 4.5 पहुंच जाएगा ये, या माइनस के 6.4 डिग्री पहुंच जाएगा। तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? इस कंडीशन को कहेंगे कि हिल्स एरिया में कोल्ड वेव की उपस्थिति है। आई होप कि आपको ये कंडीशन क्लियर हुई। उसके बाद बात करते हैं फैक्टर्स की, आखिर किन रीजन्स की वजह से ये कोल्ड वेव आती है। तो यहां सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है आपको समझनी है भारत में कोल्ड वेव के लिए, वो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की कमी होना, ठीक है। अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी उपस्थिति को आप एक मैप पर समझें। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता क्या है बेसिकली, यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि ये भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर से कुछ हवाएं चलना शुरू होती हैं ईस्ट की तरफ, फिर ये ब्लैक सी को पार करेंगी, कैस्पियन सी को पार करेंगी और ये भारत की तरफ ऐसे करके आ जाती हैं। अब आप जानते हैं कि भारत में यहां हिमालय की उपस्थिति है, ओके। तो हिमालय की उपस्थिति होने की वजह से जब ये विंड्स हिमालय से टकराती हैं तो ये विंड 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं, 2 स्ट्रीम में डिवाइड हो जाती हैं। एक स्ट्रीम चली जाती है तिब्बतियन प्लेटू की तरफ और दूसरी स्ट्रीम आ जाती है भारत की तरफ, ओके। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए यहां होता क्या है, जब ये विंड्स आती हैं भारत में तो भारत में ऑलरेडी टेम्परेचर बहुत कम होता है। उत्तर भारत में टेम्परेचर कम होता है जब विंटर आती है, या फिर हम कहें जब नवंबर या फिर दिसंबर का मंथ होता है। अब हवाएं जब मान लीजिए यहां पर जब टेम्परेचर कम है तो हाई प्रेशर बना हुआ होगा और हाई प्रेशर की वजह से जो विंड्स हैं वो कम हाइट पे होंगी, लो हाइट, ठीक है। तो ऐसे में जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहां पर उपस्थित जो हवाएं हैं, जो ठंडी ठंडी हवाएं हैं, उनको अपने साथ आगे की तरफ ले जाता है, ये उड़ाकर आगे की तरफ ले जाता है। इसीलिए ठंडी हवाओं का प्रभाव इस पूरे क्षेत्र में नहीं देखा जाता, ठीक है। लेकिन यदि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस किसी वजह से लेट हो जाए तो ऐसे में ये जो हवाएं आपको दिखाई दे रही है ना, ये हवाएं पहुंच ही नहीं पाएंगी भारत में। और जब ये हवाएं नहीं पहुंचेंगी तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर भारत की ठंडी हवाओं को उड़ाकर आगे नहीं लेकर जा पाएगा और इसलिए इन ठंडी हवाओं की उपस्थिति यहां बनी रहेगी और यहां का जो टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा गर्म हो जाएगा और इसी चीज को हम कहेंगे कि ये कोल्ड वेव की कंडीशन बना रहा है। आई होप कि आपको ये समझ में आया कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से कैसे कोल्ड वेव की कंडीशन उत्तर भारत में बन जाती है। दूसरे फैक्टर की बात करें, दूसरे रीजन की, तो यहां पर स्नोफॉल की जो उपस्थिति है अपर हिमालयन रीजन में वो भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, क्योंकि यहां आप फिर से मैप में देखें, इसको आप मैं स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, मैं इसको मिटा देता हूं। देखिए यहां पर आप समझें किस तरीके से ये काम कर रहा है। जो हमारा हिमालय है वो यहां पर ऐसे बना हुआ है, ठीक है। हिमालय में अगर अपर रीजन में बर्फ पड़ रही है तो उसका इंपैक्ट कहां होगा? हवाएं चलकर मैदानी क्षेत्रों की तरफ आएंगी, तो ये भी तो हमारे इस पूरे रीजन में टेम्परेचर को कम करने का काम करेंगी, तो इससे भी कोल्ड वेव की उपस्थिति बन जाती है। तीसरा फैक्टर यदि बात करें तो यहां डाउनवर्ड सब्सिडेंस ऑफ कोल्ड एयर आ जाता है। अब मैंने आपको बताया कि वैसे ही जब दिसंबर और नवंबर का मंथ होता है तो यहां पर टेम्परेचर लो होता है
और टेम्परेचर जब लो होगा तो यहां पर हाई प्रेशर की उपस्थिति बनेगी, और जहां हाई प्रेशर की उपस्थिति होती है वहां पर हवाएं कोल्ड होकर नीचे बैठती हैं, ठीक है। तो इनका सब्सिडेंस होगा, और कोल्ड विंड अगर नीचे की तरफ बैठेंगी तो उस रीजन के टेम्परेचर को कम करेंगी कि नहीं करेंगी, और ज्यादा टेम्परेचर को कम कर देंगी ये, ठीक है। तो कहानी शुरू भी होती है कम टेम्परेचर से और खत्म भी होती है कम टेम्परेचर पर। उसके बाद लालीना का इफेक्ट आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पैसिफिक में होने वाली एक घटना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में भी इसमें क्वेश्चन पूछ रखे हैं। देखिए लानीना का इंपैक्ट किस तरीके से होता है। ये आपका पैसिफिक ओशन है। पैसिफिक ओशन में लानीना की वजह से यहां का जो ओशन सरफेस का टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, और इस टेम्परेचर कम होने का इफेक्ट पूरे के पूरे एशिया रीजन पर आप देख पाएंगे, जिसमें भारत भी इंक्लूड है। तो भारत पर भी इसका नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलता है। यहां पर भी टेम्परेचर जो है वो काफी ज्यादा कम हो जाता है। उसके बाद यदि हम बात करें नेक्स्ट फैक्टर की, तो ये है एब्सेंस ऑफ क्लाउड कवर। देखिए क्लाउड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, ठीक है। अब अर्थ से जब ये सूर्य तप को ग्रहण करती है, इंसोलेशन को ग्रहण करती है, तो इसका रेडिएशन भी होता है, ठीक है। कुछ टाइम बाद जब पृथ्वी ठंडी होगी तो रेडिएशन किस में चला जाएगा, अंतरिक्ष में चला जाएगा, यूनिवर्स में चला जाएगा। अब इस रेडिएशन को रोकने के लिए यदि बादलों की उपस्थिति है, यहां पर मान लीजिए क्लाउड्स हैं, तो क्लाउड्स क्या करते हैं, इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेंगे और एब्जॉर्ब करके यहां के टेम्परेचर को बहुत कम नहीं होने देंगे। टेम्परेचर अपर बना रहेगा, मतलब यहां ठीक ठाक टेम्परेचर रहेगा और कोल्ड वेव उपस्थित नहीं हो पाएगी। लेकिन परेशानी तब हो जाती है जब ये क्लाउड की उपस्थिति नहीं हो। अब ये क्लाउड है ही नहीं। अब जब क्लाउड नहीं होंगे तो अर्थ से होने वाला रेडिएशन कहां चला जाएगा, अर्थ से होने वाला रेडिएशन सीधे अंतरिक्ष में चला जाएगा। इसको रोकने वाला कोई यहां पर होगा नहीं, तो इसकी वजह से टेम्परेचर भी कम हो जाएगा और यहां फिर कंडीशन बनेगी कोल्ड वेव की। आई होप कि आपको ये बात भी समझ में आई। उसके बाद नेक्स्ट है फोगी वेदर। अब फोगी वेदर किस तरीके से अफेक्ट करता है, ये हमारे डे के टेम्परेचर को लो रखता है। कभी भी मान लीजिए फॉग की स्थिति है, तो फॉग की स्थिति होने की वजह से सनलाइट तो पृथ्वी पर पहुंच नहीं पाएगी, और जब सनलाइट नहीं पहुंचेगी तो हमारी अर्थ इंसोलेशन को कैसे एब्जॉर्ब करेगी, तो अब्जॉर्ब भी नहीं कर पाएगी। तो इसलिए यहां पर कोल्ड स्थिति बनी रहेगी, ठंड की स्थिति बनी रहेगी, और ये कोल्ड वेव को प्रमोट करेगी, ठीक है। आई होप कि आपको ये सारे फैक्टर्स अच्छे तरीके से समझ में आ गए। उसके बाद बात करते हैं कुछ इंपैक्ट की, आखिर ये किस प्रकार हमें प्रभावित कर सकता है। तो एग्रीकल्चर पर सबसे पहले इसका इंपैक्ट देखा जाएगा। जो हमारे इस सीजन में रबी की क्रॉप्स उगाई जा रही हैं, उन रबी की क्रॉप्स पर सीधा सीधा इसका प्रभाव पड़ेगा। आप लोगों ने अगर एनवायरनमेंट थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो एनवायरनमेंट में आप इस चीज को जानते होंगे कि जब भी टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है तो वहां पर बीजों का अंकुरण नहीं हो पाता। इसीलिए आप देखेंगे कि इक्वेटर पर चूंकि बारिश सबसे ज्यादा है, टेम्परेचर भी ज्यादा होता है, यहां बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा होती है, और यहां जो डेंसिटी है, जो घनत्व है, वो भी ज्यादा होता है। वनस्पतियों का घनत्व आप देखेंगे तो डेंसिटी भी इनकी ज्यादा देखने को मिलेगी। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाते रहेंगे, ट्रॉपिक पर आ जाइए 23 डिग्री पर, स्थिति कम हो जाएगी। उसके अलावा आप पोल्स पर चले जाइए धीरे धीरे, तो पोल पर जब आप जाएंगे तो टेम्परेचर बहुत कम चला जाता है, माइनस में चला जाता है, ठीक है। 45, 40 इस तरीके से टेम्परेचर चलता रहेगा आगे की तरफ। तो ऐसे में यहां पर आप देखेंगे कि कोई बायोडाइवर्सिटी नहीं देखने को मिलती, बहुत कम बायोडाइवर्सिटी हो जाती है, और जो प्लांट्स की डेंसिटी है वो डेंसिटी भी बहुत कम हो जाती है। तो इसीलिए होती है ये डेंसिटी कम, क्योंकि बीजों का अंकुरण ही नहीं हो पाता है ठंडे टेम्परेचर में। ऐसे में यदि कोल्ड वेव की उपस्थिति भारत में बनी हुई है तो यहाँ रबी क्रॉप्स को इनके द्वारा प्रभावित किया जा सकता है। ऑब्वियसली यहाँ बहुत नुकसान होगा। उसके अलावा इसका इंपैक्ट होता है हेल्थ पर। अब देखिए बहुत सारे लोग खुशी भी मनाते हैं कि चलो भाई इस बार मैदानी क्षेत्रों में भी बर्फ देखने को मिल जाएगी। अरे वो खुशी की बात नहीं है, उसका बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। हेल्थ पर नेगेटिव इंपैक्ट की बात करें तो अभी हमने एक एग्जांपल लिया था, कानपुर में हार्ट अटैक जैसे इंसिडेंट देखे जा रहे हैं। इससे भी खतरनाक स्थिति हो जाती है कोल्ड की वजह से। अब सोचिए आप तो अपने घर में बैठे हुए हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बाहर रोड पर बैठे हुए होंगे, जिनके पास एक घर नहीं होगा, जिनके पास अच्छे कपड़े नहीं होंगे पहनने के लिए, गर्म कपड़े नहीं होंगे। तो उनके लिए सोचिए कितनी भयानक ये स्थिति बन जाएगी। उसके बाद ये अफेक्ट करती है विजिबिलिटी को, ठीक है। अब आप मान लीजिए कहीं पर जा रहे हैं, सॉरी आप नहीं, कोई भी व्यक्ति मान लीजिए कहीं जा रहा है गाड़ी से और उसकी विजिबिलिटी अफेक्ट हो जाती है, उसको सामने नहीं दिखाई देता है कुछ भी, तो ऐसे में एक्सीडेंट की समस्या बढ़ जाती है कि नहीं। तो बिल्कुल एक्सीडेंट की समस्या यहाँ पर बढ़ती हुई आपको देखने को मिलेंगी, और इससे भी
जो हमारा ह्यूमन कैपिटल है उसका नुकसान होगा। तो ये कुछ इसके इम्पैक्ट होते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया। तो यहाँ पर इस टॉपिक को एंड करते हैं। यदि आपके कोई भी डाउट हो जो आपको समझ में ना आए हो इस लेक्चर में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके इन डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।